फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 2 क्वांटिटीज एंड यूनिट और मैं हूं साकिब अवान। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस सेक्शन था साइंस एंड फिजिक्स, उसमें दो चीज़ें डिस्कस की, साइंस और फिजिक्स। इस सेक्शन में भी दो चीज़ें क्वांटिटीज एंड यूनिट डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, कोई भी मैटर जैसे ह्यूमन बॉडी है, गाड़ी है, कोई भी मैटर ले लें, उसकी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे मैंने ह्यूमन बॉडी लिया, इसकी करेक्टरिस्टिक हैं कलर, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, वेट, मास। ये सारी करेक्टरिस्टिक इसकी क्या कहलाएंगी? क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। मसलन मैंने एक मैटर लिया ह्यूमन बॉडी और उसकी तीन करेक्टरिस्टिक ली, लेंथ, एरिया और कलर। इन तीन में से मैं देखता हूँ कलर जो है वो मेजर नहीं कर सकते, जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। और लेंथ और एरिया, ये दो ऐसी करेक्टरिस्टिक हैं, ऐसी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। पता चला जिनको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी मैटर ले लें, उसकी करेक्टरिस्टिक देखें, वो सारी करेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज़ होंगी। उनमें से वो करेक्टरिस्टिक जो मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जो मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। क्लियर? मैंने ये कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं। लेंथ है वो फिजिकल है, कलर वो नॉन फिजिकल। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है यानी जिनको मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ और एरिया, इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मतलब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। मैंने जो मैटर लिया ह्यूमन बॉडी, उसकी तीन करेक्टरिस्टिक बताई, लेंथ, एरिया, कलर। कलर तो मेजरेबल नहीं था, नॉन फिजिकल था, वो साइड पर कर दिया। लेंथ और एरिया मेजरेबल है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, ये आगे दो टाइप में डिवाइड हो गई। लेंथ को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, किसी और से ये ड्राइव नहीं करते बल्कि डायरेक्ट मेजर करते हैं, ये बेस क्वांटिटी है। और जो एरिया है ये डायरेक्ट नहीं बल्कि लेंथ और विड्थ मेजर करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरिया हासिल होता है। मतलब ये क्वांटिटी किसी और दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से बन रही है, इसलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी की तीसरी टाइप भी है, साइंटिस्ट उसको अलग टाइप कंसीडर करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी वो ना बेस है ना डिराइव्ड है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बेस क्वांटिटी बताया, जो किसी और से ना बने, उनको डायरेक्ट जाके मेजर करें, उनको बेस क्वांटिटी कहते हैं। ये तादाद में 7 हैं। इंटेंसिटी, शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, याद रखना ये लाइट की शिद्दत है, डायरेक्ट मेजर करते हैं। टाइम, डायरेक्ट मेजर करते हैं। मास, मादे की मकदार को कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक बेस क्वांटिटी है। याद रखना मादे की मकदार जो है वो मास है, और अगर मादे की तादाद लेनी हो तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा। इसी तरह करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता होता है। करंट याद रखना बेस क्वांटिटी है, लोग इसे ड्राइव्ड ले लेते हैं क्योंकि करंट का फार्मूला I=Q/T, यानी चार्ज और टाइम से बन रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, करंट एक बेसिक क्वांटिटी है, डायरेक्ट इसे मेजर करते हैं। उसके बाद लेंथ बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है। इनकी तादाद 7 हैं। क्लियर हो गया? ये 7 के 7 बेस क्वांटिटी हैं, याद रखिएगा, एमसीक्यूज इधर से बनता है। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी टाइप थी ड्राइव क्वांटिटीज, मतलब जो डायरेक्ट मेजर ना हो बल्कि फार्मूले की मदद से और क्वांटिटी को मेजर करके उधर से ड्राइव हो। एग्जांपल दी है फोर्स, गाड़ी की फोर्स, गाड़ी कितनी फोर्स लगा रही है, हम गाड़ी का मास मेजर करेंगे, उसका एक्सेलरेशन मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हासिल होगी। यहाँ एक्सेलरेशन फर्दर नज़र आ रहा है, वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करने से हासिल होता है। वेलोसिटी नज़र आ रहा है, कहाँ से अब हासिल हुआ, वो भी डायरेक्ट मेजर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हासिल हुआ। तो यूँ पता चला फोर्स हासिल करनी है तो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्क्वायर, इन तीन चीज़ों के मल्टीप्लाई और डिवीजन से हासिल होती है। बहुत सारी क्वांटिटी हैं, प्रेशर है, फोर्स और एरिया से हासिल होता है। ड्राइव क्वांटिटी की तादाद फिक्स नहीं है, बेशुमार है इनकी तादाद, कोई स्पेसिफिक तादाद नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर हो गया? जो डायरेक्ट मेजर हों उन्हें फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी कहते हैं, जो किसी और क्वांटिटी से हासिल हों उन्हें ड्राइव क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, तीसरी टाइप कुछ साइंटिस्ट
फिजिकल क्वांटिटी की एक थर्ड टाइप भी बताते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इनकी तादाद फिक्स है, ये तादाद में दो है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ये स्लाइड थोड़ी सी गलत बनी है। सॉलिड एंगल को 3 डिमेंशनल एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल को 2 डिमेंशनल एंगल कहते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशंस आ जाती हैं। प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। तो पहले तो याद रखना, प्लेन एंगल होता है 2 डिमेंशनल एंगल। क्यों इसको 2 डिमेंशनल एंगल कहते हैं पढ़ेंगे आगे। सॉलिड एंगल 3 डिमेंशनल एंगल भी कहलाता है, क्यों कहते हैं देखते हैं। पहले मैं बात करूँगा प्लेन एंगल। ये वो एंगल है, याद रखना 2 डिमेंशनल एंगल है, ये वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पर बनता है। पहले याद रखना ये सर्कल के सेंटर पर बनेगा। और सॉलिड एंगल 3 डिमेंशनल एंगल है, ये याद रखना ये स्फीयर के सेंटर पर बनता है। तो पहले तो पता होना चाहिए सर्कल और स्फीयर में फ़र्क क्या है। सर्कल एक 2 डिमेंशनल डायग्राम है और स्फीयर एक 3 डिमेंशनल डायग्राम है। सर्कल की एग्जांपल आप ले लें साइकिल का टायर, क्लॉक, और स्फीयर की एग्जांपल ले लें तरबूज, फुटबॉल। स्फीयर 3 डिमेंशनल होता है, इसके सेंटर में जो बनेगा एंगल उसे सॉलिड एंगल कहते हैं, 3 डिमेंशनल एंगल। और सर्कल 2 डिमेंशनल डायग्राम होती है, इसके सेंटर में जो एंगल बनेगा उसे प्लेन एंगल कहते हैं। तो याद रखिएगा प्लेन एंगल हमेशा बनता है सर्कल के सेंटर पर, और ये 2 रेडियस के दरमियान में बनता है। और वो जो है वो सर्कल के स्फीयर के सेंटर पर बनता है, यानी सॉलिड एंगल 3 डिमेंशनल एंगल। और वो बनाता कौन है, सरफेस एरिया। स्फीयर की सतह के ऊपर थोड़ा सा सरफेस एरिया होता है, वो इसके सेंटर में जाके बनाता है। अगली स्लाइड पर हम देखेंगे। जबकि प्लेन एंगल 2 डिमेंशनल एंगल सर्कल के सेंटर में बनता है, और ये कौन बनाता है, सर्कल की ही बाउंड्री पर एक आर्क कट करते हैं, वो जाके सेंटर पर एंगल बनाता है। तो डियर स्टूडेंट 2 चीज़ें क्लियर हो गई। प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर पर बनता है और सर्कल के ऊपर कट होने वाली आर्क ये बनाती है। और सॉलिड एंगल स्फीयर के सेंटर पर बनता है, और ये स्फीयर का ही एक स्मॉल एरिया सेंटर पर जाके बनाता है। अच्छा स्टूडेंट 2 चीज़ें याद रखनी, प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर पर, और कौन बनाता है, उसकी आर्क बनाती है। इधर डेफिनेशन में लिखा बाय 2 रेडियस, यानी बाय एन आर्क। सॉलिड एंगल 3 डिमेंशनल एंगल है, स्फीयर के सेंटर पर बनता है और एक स्मॉल एरिया बनाता है। तीसरी चीज़ दोनों में ये याद रखनी है कि सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल जो आर्क बनाएगा वो प्लेन एंगल कहलाएगा, शर्त ये कि उस आर्क की लंबाई उस सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। मतलब 3 चीज़ें, प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर पर बनता है, आर्क बनाती है, और उस आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर होनी चाहिए। सॉलिड एंगल, इसकी भी 3 चीज़ें याद रखनी है, स्फीयर के सेंटर पर बनता है, स्मॉल एरिया बनाता है, और तीसरी चीज़ कि वो स्मॉल एरिया स्केयर के रेडियस के स्केयर के बराबर होना चाहिए। डायरेक्ट रेडियस के बराबर नहीं, रेडियस के स्केयर के बराबर। तो डेफिनेशन में 3 चीज़ें याद रखनी हैं। प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर पर आर्क बनाता है और आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर होनी चाहिए। सॉलिड एंगल स्फीयर के सेंटर में बनता है, स्मॉल एरिया बनाता है, और वो स्मॉल एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्केयर के बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट आपने लाजमी क्लियर करने हैं। इस स्लाइड में ये ठीक कर लेना, सॉलिड एंगल को 3 डिमेंशनल कहते हैं, प्लेन एंगल को 2 डिमेंशनल। डियर स्टूडेंट डायग्राम है, पहले मैंने 3 डिमेंशनल को समझाया है। एक स्फीयर लिया, स्फीयर के लिए मैंने एग्जांपल ली वाटरमेलन, फिगर 1 में दिखाया हुआ है। स्फीयर है, 3 डिमेंशनल डायग्राम है। फिर मैंने ये जो स्फीयर है इसका पूरे का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है, मैंने इसमें से थोड़ा सा सरफेस एरिया लिया, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया। मैंने थोड़ा सा कट लगा के सरफेस एरिया ले लिया। वो सरफेस एरिया इस वक्त स्क्वायर की शक्ल में मैंने लिया, वो सर्कल की शक्ल में भी ले सकते हो, जिस मर्जी शेप का वो थोड़ा सा एरिया आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एरिया लिया। फिगर 4 में वो सरफेस एरिया दिखाया भी है, फिगर 4 में। अब फिगर 3 में आप देखोगे इस सरफेस एरिया ने स्फीयर के सेंटर में, यानी तरबूज के सेंटर में जाके एक एंगल बनाया। डियर स्टूडेंट ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा, 3 डिमेंशनल एंगल कहलाएगा, लेकिन साथ शर्त ये है कि जिस सरफेस एरिया ने ये एंगल बनाया है, मतलब फिगर 4 में जो सरफेस एरिया है, ये एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए।
अब स्फेयर का रेडियस आपको पता ही है, उसकी सतह से अंदर सेंटर तक जो फासला ये रेडियस होता है। मतलब ये रेडियस का स्केल ले लें और फिगर 4 में जो सरफेस एरिया है ये निकाल लें। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो फिर ये फिगर 3 में अंदर सेंटर में बनने वाला एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा, 3 डायमेंशनल एंगल कहलाएगा। क्लियर? बुक में उसने सरफेस एरिया सर्कल की शक्ल का लिया, मैंने स्क्वायर की शक्ल का ले लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जितना मैं ये सरफेस एरिया बड़ा लूँगा सेंटर में बनने वाला एंगल भी उतना ही बड़ा बनता जाएगा। मसलन इस वक्त मैंने सरफेस एरिया लिया और अंदर एक एंगल बना, ये सरफेस एरिया और बड़ा ले लूँ तो अंदर बनने वाला एंगल और बड़ा बनता जाएगा। मतलब सॉलिड एंगल सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट आप बता सकते हो कि मैं ये जो सरफेस एरिया लिया है थोड़ा सा इस वक्त स्क्वायर शक्ल का, ये मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? मैं ये कट जो लगाया स्क्वायर शक्ल का, इसका एरिया है, ये एरिया और बड़ा करता जाता हूँ, बड़ा करता जाता हूँ, तो आपको पता मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूँ? जितना पूरे तरबूज का सरफेस एरिया है। तो ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम मैं जो सरफेस एरिया ले सकता हूँ वो तरबूज यानी स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर होता है। और कोई भी स्फेयर, बेशक वाटरमेलन है, फुटबॉल है, उसका सरफेस एरिया जो होता है सारे का वो 4πr² होता है। मतलब मैं ये जो सरफेस एरिया कट किया ये मैक्सिमम 4πr² ले सकता हूँ। स्टूडेंट्स प्लेन एंगल क्योंकि सर्कल के सेंटर पर बनता है इसलिए मैंने सर्कल की एग्जांपल बर्थडे केक लिया। फिगर 1 में एक सर्कल नज़र आ रहा है बर्थडे केक की शक्ल में। अच्छा, दूसरी बात आपको पता है प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर पर बनता है और बनाता कौन है? सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, मतलब स्टूडेंट उसकी जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर एक कर्व यानी एक आर्क कट करें। जैसे फिगर 2 में दिखाया एक आर्क कट की है, ये आर्क सेंटर में जाके फिगर 3 में आप देख रहे हो एक एंगल बना रही है, इस एंगल को प्लेन एंगल कहेंगे। लेकिन तीसरी बात यानी शर्त भी है कि ये जो मैंने आर्क कट की है फिगर 2 में दिखाया एक आर्क कट की, इस आर्क की लंबाई भी है कुछ, जैसे फिगर 4 में आप देख सकते हो कि उस आर्क की जो कर्व है, कर्व उसकी लंबाई है, एस से इसको शो करते हैं। ये लंबाई और ये जो सर्कल का रेडियस है आपस में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हैं तो फिर ये एंगल आपका क्या है? प्लेन एंगल कहलाएगा। स्टूडेंट्स प्लेन एंगल जो है ये डिपेंड करता है आर्क की लंबाई पर। जैसे स्फेयर में सॉलिड एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर जिसने वो बनाया। सर्कल में जो प्लेन एंगल है ये डिपेंड करता है आर्क की लेंथ पर, क्योंकि इस एंगल को आर्क ने बनाया। आर्क की लेंथ फिगर 5 में जो पीस दिखाया उसका ब्राउन हिस्सा ये आर्क की लंबाई है, एस से शो करते हैं। ये लेंथ जितनी बड़ी होगी, मतलब जितना बड़ा आर्क कट करूँगा उतना सेंटर में एंगल भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। पता चला प्लेन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस, और सॉलिड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ सरफेस। स्टूडेंट अब आप बता सकते हो कि एक सर्कल के ऊपर मैं ये आर्क की लंबाई मैक्सिमम कितनी कट कर सकता हूँ? मैंने एक पीस काटा, मैं उससे बड़ा पीस काटता हूँ, उससे बड़ा पीस काटता हूँ, यानी आर्क की लंबाई बड़ी होती जाती है। मैं मैक्सिमम इस आर्क की लंबाई, याद रखना, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है मतलब पूरी जो बाउंड्री है उसके बराबर रख सकता हूँ। पीस को बड़ा करता जाऊँ मैक्सिमम कितना पीस काट लूँगा? पूरे सर्कल जितना। और पूरे सर्कल की जो लंबाई होती है यानी सर्कमफेरेंस वो होता है 2πr, मतलब आर्क की लेंथ मैक्सिमम 2πr हो सकती है। क्लियर हो गया? उधर जो सरफेस एरिया कट किया था वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? पूरे स्फेयर के बराबर यानी 4πr² के बराबर। इधर जो आर्क कट कर रहा हूँ ये मैक्सिमम कितनी कट कर सकता हूँ? 2πr, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। याद रखना उधर जो है सॉलिड एंगल वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर जो प्लेन एंगल है वो आर्क की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ये चीज़ आगे इस्तेमाल होनी है इसलिए इधर क्लियर कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, अगली बात बेस क्वांटिटी को मेजर करना। ड्राइव क्वांटिटी भी मेजरेबल है, बेस क्वांटिटी भी मेजरेबल है, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी की टाइप हैं।
अब ड्राइव क्वांटिटी तो हमें पता वो कैसे मेजर होनी है, किसी और क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई, डिवाइड या कैलकुलेशन करके हासिल होती है। बेस क्वांटिटी हमने बोला डायरेक्ट मेजर करते हैं, ये कैसे मेजर करेंगे? तो याद रखना बेस क्वांटिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि बेस क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आगे कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, इसके साथ कंपेयर करके हम अपनी बेस क्वांटिटी को मेजर करेंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड आपके पास आ गया, स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कैसे करना है, मतलब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आपने अपनी मुतलका बेस क्वांटिटी मेजर करनी है, तो कंपैरिजन कैसे करना है, वो तरीका, वो प्रोसीजर, वो मेथड पता होना चाहिए। तो बेस क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और मेथड आपको पता होना चाहिए। जी, हम अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बेस क्वांटिटी लेते हैं जिसको मेजर करना सीखेंगे। तो मैं एक कमरे की लेंथ मेजर करता हूँ, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो देखते हैं इसको कैसे मेजर करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड लूँगा। हमें पता है लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया है, स्टैंडर्ड रखा गया है, वो है मीटर। मुझे 1 मीटर दे दिया जाएगा। 1 मीटर स्टैंडर्ड है किसके लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। इसकी एक ख़ास वैल्यू होती है। तो पहली चीज़ मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया। जब मुझे स्टैंडर्ड दे दिया गया तो अगला काम है मैं इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके अपने पूरे कमरे की लेंथ मेजर कर लूँगा। मतलब अगली चीज़ है कि मुझे इस स्टैंडर्ड के साथ अपनी मुतलका फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कंपैरिजन करना आना चाहिए, उसका प्रोसीजर, मेथड आना चाहिए। तो मैं इस मीटर के साथ, जो कि लेंथ को मेजर करने का स्टैंडर्ड है, इस मीटर के साथ उस मुतलका कमरे को कंपेयर करूँगा और मुझे पूरे कमरे की लेंथ मेजर हो जाएगी। इस तरह हर चीज़ का स्टैंडर्ड होता है। मास को मेजर करने के लिए उसका स्टैंडर्ड किलोग्राम है, इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन। हर चीज़, हर फिजिकल क्वांटिटी को हर बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब अगली चीज़ है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हों, प्रॉपर्टीज़ क्या हों। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड। तो याद रखना, किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए, जिसके साथ आपने कंपेयर करके वो क्वांटिटी मेजर करनी है, उस स्टैंडर्ड की अंदर दो प्रॉपर्टी लाजमी हों। एक वो असेसिबल हो, मतलब हर किसी की रसाई में हो, हर कोई उसको ख़रीद सकता हो। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, सबको पता है 1 मीटर रॉड होता है, ख़ास मटेरियल का बना होता है, हर बंदा ख़रीद सकता है। मसलन कपड़े वाला है तो उसने कपड़ा की लेंथ मेजर करके देनी है, तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड परचेज़ करेगा और वो इजीली परचेज़ भी कर लेता है। और अगर यही स्टैंडर्ड मैं क्या करूं, गोल्ड का बना दूं, तो कपड़े की शॉप जिसने डालनी है वो कपड़े की लेंथ मेजर करने के लिए उसको स्टैंडर्ड चाहिए, यानी मीटर रॉड, और वो गोल्ड का बना है तो बेचारा पहले तो वो उस मीटर रॉड को ख़रीदने के लिए पैसे जमा करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा बना होना चाहिए स्टैंडर्ड कि जो हर किसी की पहुंच में हो, हर कोई ख़रीद सकता हो, सिंपल हो, उसको बनाना मुश्किल ना हो, ऐसे मटेरियल का बना हो जो हर बंदे की एक्सेस में हो। दूसरी चीज़, उस स्टैंडर्ड की जो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इनवेरिएबल हो। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम मास मेजर करने के लिए किलोग्राम, बाट होता है, 1 किलोग्राम का बाट, वो लोहे का बना होता है, लोहा हर जगह पर मौजूद है और सिंपल सा वो होता है, कोई टेक्निकल भी नहीं होता। अब अगर वही बाट मैं मिट्टी का बना दूं, उसे पका के मिट्टी को उसका बना दूं, तो बन तो वो भी 1 किलोग्राम का बाट गया, लेकिन वक्त के साथ यूज़ करते करते उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, बढ़ता रहेगा, घिसता रहेगा, वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी, कम। तो हमें किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड लेना है वो ऐसा लेना है कि उसकी वैल्यू फिक्स रहे। ये ना हो कि यूज़ करने के साथ साथ उसकी वैल्यू में चेंज आता जाए, या ज़्यादा होती जाए या कम होती जाए, या मौसम का इफेक्ट उस पर पड़ता रहे और उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। नहीं, किसी भी हालात में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। वगैरह में आपने देखा है कि वो गंदम को मेजर करने के लिए या अक्सर चीज़ों का मास मेजर करने के लिए बाट लोहे के रखने के बजाय ईंट रखी होती है। अब उस ईंट की वैल्यू
टाइम के साथ साथ ईंट के घसने की वजह से क्या होती जाती, चेंज होती जाती है। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड ऐसे मटेरियल का बनाना है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। स्टूडेंट, दूसरा हिस्सा था इस सेक्शन का यूनिट्स। तो याद रखना यूनिट कोई नई चीज़ नहीं है, पीछे बात कर चुके हैं हम। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक फ़िक्स वैल्यू वाला स्टैंडर्ड चाहिए। स्टूडेंट, उस स्टैंडर्ड को ही यूनिट बोलते हैं। तो याद रखना यूनिट एक क्वांटिटी है, यानी एक स्टैंडर्ड है जिसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है और इसकी मदद से इसके साथ कंपेयर करके हम मुतल्लिका फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। पता चला जितनी टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटी होंगी उतनी टाइप के क्या होंगे, यूनिट। तो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड होंगे, उनको बोलेंगे बेस यूनिट। ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे उनको ड्राइव यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाएंगे उनको सप्लीमेंट्री यूनिट। स्टूडेंट्स, एक इधर क्वेश्चन है, क्या नॉन फिज़िकल क्वांटिटी उनको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए? तो बहुत आसान आंसर कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर ही नहीं सकते, तो स्टैंडर्ड की ज़रूरत ही नहीं। स्टैंडर्ड सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटी के लिए होते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी 3 टाइप की, तो 3 टाइप के यूनिट, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इन तीनों की डेफिनेशन करने के कई तरीके हैं। यूँ भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हों, बेस यूनिट। वो यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हों, ड्राइव यूनिट्स। और वो यूनिट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हों, वो सप्लीमेंट्री यूनिट। या यूँ भी कर सकते हैं, वो यूनिट जो किसी और यूनिट से ड्राइव्ड ना हों, नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर, इधर क्वांटिटीज लिखा गया है अदर यूनिट्स, उन्हें बेस यूनिट कहते हैं। वो यूनिट जो दूसरे यूनिट से, मतलब बेस यूनिट से हासिल हों, उन्हें ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। और वो यूनिट्स जो ना बेस हों ना ड्राइव्ड हों, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इधर ठीक कर लीजिएगा, मैंने क्वांटिटीज़ तीनों में लिखा हुआ है, या यूनिट्स आएगा। तो क्लियर हो गया, जितनी टाइप की क्वांटिटीज़ होंगी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उतनी ही टाइप के यूनिट्स हैं। बेस क्वांटिटी 7 हैं, तो बेस यूनिट भी क्या होंगे, 7। ड्राइव क्वांटिटी की कोई तादाद नहीं, फिक्स तादाद नहीं, तो इसलिए ड्राइव यूनिट की भी कोई तादाद नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तादाद 2 होती है, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो उनके यूनिट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। आगे एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ेंगे भी, इनकी एग्जाम्पल भी लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो इनके यूनिट भी 2 होंगे। इनके जो यूनिट हैं वो है रेडियन और स्टेरेडियन। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट वो है रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो यूनिट है, वो है स्टेरेडियन। पता चला कहीं भी प्लेन एंगल मेजर करना है, मतलब सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल मेजर करना है, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड है यानी जो यूनिट है वो रेडियन होगा। और कहीं भी स्फीयर के सेंटर में एंगल मेजर करना है, 3 डायमेंशनल एंगल यानी सॉलिड एंगल, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है, यूनिट है, वो है स्टेरेडियन। अब डियर स्टूडेंट, रेडियन और स्टेरेडियन ये सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, तो इनकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू भी होगी, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड की एक फिक्स वैल्यू होती है। तो याद रखना, रेडियन जो होता है, ये एक रेडियन तब होता है जब सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बने, और वो एंगल इस तरह बने कि जो आर्क कट की है, जिसने ये एंगल बनाया है, उस आर्क की लंबाई और रेडियस आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब सेंटर में बनने वाला प्लेन एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। इसी तरह स्टेरेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल का, तो इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होगी। तो याद रखना 1 स्टेरेडियन कब होता है, जब स्फीयर के सेंटर में बनने वाला एंगल जो कि स्मॉल एरिया ने बनाया हो, और वो स्मॉल एरिया उसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो सेंटर में बनने वाला सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े कि 1 रेडियन कब होता है, 1 स्टेरेडियन कब होता है। इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है पेपर में, याद रखना।
अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की डेफिनेशन पूछी है तो फिर उनकी बताएंगे, और अगर सप्लीमेंट्री यूनिट की डेफिनेशन पूछी है तो फिर रेडियन और स्टेरेडियन की बताएंगे। बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इधर क्लियर करेंगे। पीछे हमने बता दिया कि सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल रेडियन है, यानी प्लेन एंगल है, और हमने ये भी पढ़ा कि ये प्लेन एंगल मतलब रेडियन जो उसका यूनिट है, ये एंगल बड़ा बनता जाएगा जैसे जैसे आर्क की लंबाई, क्योंकि ये एंगल किसने बनाया था, आर्क ने, उस आर्क की लेंथ मतलब एस बड़ा करता जाओ। पता चला रेडियन वाला एंगल यानी प्लेन एंगल थीटा से ही शो करते हैं इसे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क की लेंथ के, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एस इधर आर्क की लंबाई है, थीटा इधर प्लेन एंगल को शो कर रहा है। कांस्टेंट लगा, एस इक्वल टू आर थीटा बन गया, और जो प्लेन एंगल यानी रेडियन है वो बन गया थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। डियर स्टूडेंट, अगर सेंटर वाला एंगल 1 रेडियन लेना है तो आपको एस इक्वल रखना पड़ेगा आर के। पीछे बता भी चुके हैं कि प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर में बनता है, इसका यूनिट रेडियन है, यानी स्टैंडर्ड जो है वो रेडियन है। रेडियन 1 रेडियन कहलाएगा जब आर्क जो जिसने ये एंगल बनाया वो रेडियस के बराबर हो। तो आप ऊपर फार्मूला थीटा इक्वल टू एस ओवर आर, एस की जगह पर भी आर पुट कर दें तो थीटा कितना आ गया, 1 रेडियन। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आर की लंबाई मैं बढ़ाता जाऊँ, पीछे बता चुका हूँ कि वो जो आर्क है जो मैंने कट किया है सर्कल के पीस, वो बढ़ाता जाऊँ, उसकी लंबाई बढ़ाता जाऊँ। सॉरी ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ कॉल। ये स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था कि वो जो मैंने आर्क यानी वो पीस जो सर्कल पर कट किया उसकी लंबाई बढ़ाता जाता हूँ, तो वो पीस की लंबाई, उस आर्क की लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है? क्या सर्कल से बड़ी हो सकती है? तो बता चुका हूँ पीछे भी कि उसकी लंबाई मैक्सिमम इस सर्कल के साइज़ के बराबर, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। मतलब उस आर्क की लंबाई 2 पाई आर, यानी एस इक्वल टू 2 पाई आर होगी। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अगर वो जो आर्क है, पीस है, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ यानी एस पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होती है 2 पाई आर, तो मेरा सेंटर में बनने वाला प्लेन एंगल यानी रेडियन कितना बनेगा? तो ये एस की वैल्यू 2 पाई आर ऊपर थीटा के फार्मूले में, थीटा इक्वल टू एस ओवर आर था, उसमें पुट कर दें। एस जब पुट करता हूँ 2 पाई आर बटा आर, आर से कट हो गया तो थीटा कितना रह गया, 2 पाई। पता चला एक सर्कल के सेंटर में मैक्सिमम कितने रेडियन बन सकते हैं, 2 पाई रेडियन। और ये मैक्सिमम 2 पाई रेडियन तब बनेगा जब आर्क की लंबाई पूरे सर्कल के बराबर, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी, तब मैक्सिमम एंगल 2 पाई रेडियन बनेगा। जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं सॉलिड एंगल, जो कि स्फीयर के सेंटर पर बनता है। उसका जो स्टैंडर्ड है यानी यूनिट है उसे स्टेरेडियन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बताया था कि सॉलिड एंगल जो होता है स्फीयर के सेंटर में बनता है, और बनाता कौन है, उसी स्फीयर के ऊपर छोटा सा एरिया ले लें, वो एरिया स्फीयर के सेंटर पर एंगल बनाएगा, उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। उसका यूनिट स्टेरेडियन है। अब मैं लिख सकता हूँ कि ये जो सॉलिड एंगल है थीटा है, इसे भी थीटा से ही शो करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना वो सरफेस एरिया बड़ा बनाऊंगा उतना सेंटर में एंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इधर कांस्टेंट लिया a इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, तो इधर जो सॉलिड एंगल का फार्मूला बना थीटा इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब मैं चाहता हूँ कि स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल बेसिक एंगल बने, यानी 1 स्टेरेडियन बने, स्टैंडर्ड बने 1 स्टेरेडियन। तो उसके लिए कहता है शर्त ये कि आपने जो एरिया कट किया है जिसने सेंटर में एंगल बनाना है वो बराबर होना चाहिए इसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। एरिया ऊपर फार्मूले में एरिया कितना पुट करें, आर स्क्वायर, मतलब एरिया कितना होना चाहिए, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। नीचे भी आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 स्टेरेडियन। अच्छा स्टूडेंट, अब मुझे पता है वो एरिया मैं बड़ा करता जाऊँ, सेंटर में बनने वाला एंगल भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब बताइए वो एरिया जो मैं कट कर रहा हूँ ऊपर पूरे स्फीयर की सतह पर, कहीं भी थोड़ा सा हिस्सा लेता हूँ,
अगर वो मैं बड़ा करता जाता हूँ कितना मैक्सिमम वो एरिया ले सकता हूँ। कंफर्म बात है, जितना उससे स्फीयर का टोटल है उससे बड़ा तो नहीं ना ले सकता जी। तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो पता चला वो जो मैंने एरिया ऊपर कट करना है उसका भी मैक्सिमम मैं एरिया कितना ले सकता हूँ, 4πr²। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने वो जो एरिया लिया है, जो कट किया है, वो कितना लिया है, 4πr², पूरे स्फीयर के बराबर। तो अब सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ऊपर फार्मूले में पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल टू a/r²। एक ही जगह पुट करता हूँ 4πr², नीचे भी r² कट जाएगा, बाकी एंगल रह जाएगा 4π स्टेरेडियन। पता चला कि स्फीयर के सेंटर में मैक्सिमम जो एंगल बन सकता है, सॉलिड एंगल बन सकता है, वो याद रखना वो कितना बनेगा, 4π स्टेरेडियन। और वो कब बनेगा 4π स्टेरेडियन, जब मैं एरिया जो ऊपर कट करूँगा उस स्फीयर के ऊपर, वो कितना कट करूँ, उसका एरिया होना चाहिए 4πr² के बराबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये 2 MCQs हैं। सर्कल के सेंटर में मैक्सिमम जो रेडियन बनेगा यानी प्लेन एंगल बनेगा वो 2π होता है। कैसे बना वो बता दिया। कंडीशन है कब बनेगा 2π, जब r की लेंथ 2πr होगी। और स्फीयर के सेंटर पर मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो बनेगा वो 4π स्टेरेडियन बनेगा। और कब बनेगा, जब एरिया जो कट कर रहा हूँ वो 4πr² होगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमने यूनिट्स की टाइप पढ़ी, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 थे, रेडियन, स्टेरेडियन। अब यूनिट्स की दूसरी टाइप है बेस यूनिट और डराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट डियर स्टूडेंट, जिस तरह बेस क्वांटिटी 7 है, उनके बेस यूनिट भी क्या होंगे, 7। टेबल में दिखाया हुआ है। लेंथ बेस क्वांटिटी है, इसका बेस यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला। इंपॉर्टेंट MCQ है, आया हुआ है कई बार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। डियर स्टूडेंट, 7 बेस यूनिट्स में आप एक चीज़ देखोगे, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मास का यूनिट किलोग्राम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। ये 2 बेस क्वांटिटी हैं और दोनों ही मैटर की मकदार मैयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पीछे बता चुका हूँ, मैटर की मकदार मैयर करनी हो तो मास इस्तेमाल करते हैं और यूनिट कौन सा इस्तेमाल होता है, किलोग्राम। और कहीं भी मैटर की तादाद बतानी हो यानी क्वांटिटी नंबर्स बताने हों तो मोल्स इस्तेमाल होते हैं। ये फ़र्क याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे सारे यूनिट्स जो हैं बेस क्वांटिटी के, उनके सब प्रीफिक्स नहीं है। सिर्फ मास का जो यूनिट है किलोग्राम, उसके साथ के यानी प्रीफिक्स लगाई है। इसकी रीज़न ये है कि मास का जो यूनिट ग्राम है वो बहुत छोटा यूनिट है। मास किसी भी मैटर की अमाउंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अमाउंट हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह डराइव्ड यूनिट हैं, बहुत सारे हैं। इधर कुछ दिए हुए हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, प्रेशर का यूनिट पास्कल, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, बेशुमार हैं। इनकी कोई फिक्स तादाद नहीं है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है, कुछ MCQs है। मसलन पहला MCQs है, इन SI नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। SI में फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7, 3, 2 या इनफाइनाइट। डियर स्टूडेंट, 7 ए ऑप्शन, नो, क्योंकि 7 तो बेस क्वांटिटी की तादाद है। 3 देखते हैं है या नहीं। 2 डियर स्टूडेंट, ये आपको पता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की तादाद है। इनफाइनाइट ये ड्राइव क्वांटिटी की तादाद है। तो बी ऑप्शन 3 यानी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 3 है। डियर स्टूडेंट, नीचे इस सेक्शन की समरी दी हुई है। बेस क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका पढ़ लिया हमने। 2 चॉइस हैं, एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने का मेथड आना चाहिए। फिर पीछे शॉर्ट क्वेश्चन एक पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है। उसकी 2 करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो स्टैंडर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए, हर बंदे की पहुंच में होना चाहिए, और उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, मतलब चेंज ना हो। क्लियर हो गया डियर। तो इसी तरीके से ये एक और MCQs है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ए ऑप्शन रेडियन। डियर स्टूडेंट, क्लियर नज़र आ रहा, रेडियन तो सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो पूछ रहा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
स्टेरेडियन, ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है। बोथ ए एंड बी नो। डी ऑप्शन नन, मतलब उसने इन ऑप्शंस में सप्लीमेंट्री यूनिट दिए हैं जबकि पूछ वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रहा है, तो हमें पता सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 है और इधर कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन आएगा नन। डियर स्टूडेंट, नीचे कहता है 2 डायमेंशनल एंगल यानी प्लेन एंगल एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो दिखाया एक सर्कल है, उसका एक आर्क की लेंथ रेड कलर से दिखाई है, एस से शो किया है। कहता अगर वो एस यानी आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है तो आपका सेंटर में बनने वाला प्लेन एंगल 1 रेडियन होगा। पीछे बकायदा मैंने ड्राइव भी कर दिया। दूसरी साइड पर इसी तरीके से सॉलिड एंगल का बताता है। कहता है कि अगर एरिया, वो जो सरफेस एरिया जिसने सेंटर में स्फीयर के एंगल बनाना है, इधर ग्रे कलर का दिखाया, कहता वो एरिया अगर इसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, ए इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कहता बनने वाला एंगल क्या बनेगा। फार्मूले में एरिया की वैल्यू आर स्क्वायर पुट करता है, तो कहता सेंटर में बनने वाला एंगल 1 स्टेरेडियन होगा। नीचे डियर वही 2 MCQs आ गए जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर एक सर्कल का पूरा एक रोटेशन लगाया जाए, जो आर की लेंथ आएगी वो आपको पता 2πr होगी, तब कहता बताएं सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा प्लेन एंगल वो कितना बनेगा। पीछे ड्राइव कर दिया था कि वो 2π रेडियन बनेगा। इसी तरह अगर स्फीयर का पूरा एक चक्कर लगाया जाए तो जो पूरा सरफेस एरिया कट होगा वो हमें पता है पूरे स्फीयर का एरिया होगा, मतलब 4πr स्क्वायर, और इसके नतीजा में सेंटर में बनने वाला एंगल जो होगा वो 4π होगा। नीचे दिखा भी दिया कि जब पूरे स्फीयर का चक्कर लगाएंगे तो जो एरिया होगा स्मॉल सरफेस एरिया का एरिया वो 4πr स्क्वायर होगा, मतलब पूरे स्फीयर का एरिया। इसको फार्मूले में पुट किया, एरिया की जगह 4πr स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कट गया, बाकी 4π रेडियन। तो स्टूडेंट इस तरह ये सेक्शन नंबर 2 हमारा क्लियर हुआ, जो कि फिज़िकल क्वांटिटी और यूनिट्स पर मुश्तमिल था। सेक्शन नंबर 3 मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक फिज़िकल क्वांटिटी और यूनिट की समझ लग चुकी होगी। थैंक यू।